वेलकम मेरे मित्रों। हम लोग शब्द भेद पर चल रहे हैं। शब्द भेद मेरे दोस्तों, कल की क्लास में इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। शब्द भेद हम लोग देखे थे। प्रयोग, विकार, रचना, अर्थ, उत्पत्ति। ठीक है, तो जिसमें इन लोगों पर हम लोगों की चर्चा कल के क्लास में फिनिश्ड है, पूरी है। शेष बच रहा है उत्पत्ति। उत्पत्ति का तात्पर्य कि हिंदी शब्दकोश में व्यवस्थित शब्द उत्पत्ति के आधार पर कैसे हैं, उन्हें क्या कहा जाए, वो किस रूप में जनरेट हुए। सबके आधार अलग अलग हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद, विकार के आधार पर शब्द का भेद, रचना के आधार पर शब्द का भेद, अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। अब हम लोग आखिरी पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्द का भेद करने चलते हैं तो मेरे दोस्तों, ये चार तरह का हो जाता है। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज। जो विदेशज होता है मेरे दोस्तों, इसी में एक और इसका पार्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं संकर। संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार होते हैं। अर्थ के आधार पर हम लोगों ने देखा था, ये भी चार थे। रचना के आधार पर तीन थे, विकार के आधार पर दो थे, प्रयोग के आधार पर दो थे, जो उसको आपको शब्द भेद का कुल आधार 5 था। एक कल की क्लास में हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। उत्पत्ति के आधार पर चल रहे हैं मेरे दोस्त। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सवाल आता है सबसे पहले कि ये तत्सम क्या है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो निकलेगा तत् प्लस सम। ध्यान दीजिएगा, तत् प्लस सम। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। किसके समान है? संस्कृत के समान। तो तत्सम यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान क्या? सवाल फिर आएगा ना कि संस्कृत के समान क्या। अब क्या, उसको आइए डिफाइन करते हैं हम लोग। उसके संस्कृत के समान क्या? तो देखो मेरे दोस्तों, जो शब्द होता है, शब्द के दो विभाग होते हैं। एक का नाम होता है रचना, या इसे हम रूप भी कहते हैं। दूसरा होता है अर्थ
या बोध। शब्द के दो विभाग होते हैं, रचना और अर्थ, यानी रूप और बोध, यानी वर्तनी और भाव। ठीक है ना, यानी स्पेलिंग और मीनिंग, है ना, स्पेलिंग और मीनिंग। तो शब्द के दो विभाग होते हैं। तो क्या तत्सम उसके समान, संस्कृत के समान क्या? तो अब आते हैं, तो देखते हैं जब यहां कि शब्द के दो विभाग होते हैं, रचना और अर्थ। ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि यदि कोई शब्द जिस रचना यानी वर्तनी और जिस अर्थ यानी भाव में संस्कृत में प्रयुक्त हुआ है, यदि उसी रचना और उसी अर्थ के साथ हिंदी में होगा तो तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्सम। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा में जिस वर्तनी और जिस अर्थ के साथ प्रयुक्त हैं, यदि उसी वर्तनी और उसी अर्थ के साथ हिंदी में भी विद्यमान हैं तो उन्हें तत्सम कहा जाएगा, यानी संस्कृत के समान शब्द कहा जाएगा, वही तत्सम होते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हमने लिखा कर्ण घृत दुग्ध करपट स्नेह अक्षि, ये तत्सम है। क्यों? क्योंकि ये इसी वर्तनी और इसी अर्थ के साथ वो हिंदी में संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना? तो संस्कृत के समान शब्द यदि हिंदी में विद्यमान है तो उनको हम तत्सम कहते हैं। अब आते हैं तद्भव। ये तद्भव क्या है? ये कहता है तद और भव। तद माने उसके बाद, भव माने हुआ। ठीक है? तद भव, उसके बाद जो हुआ। किसके बाद? तत्सम के बाद जो हुआ तद्भव कहलाया। ठीक है ना? तो हर तद्भव तत्सम के बाद ही होगा, ये डेफिनेट है। 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000%। जैसे बिना बाप का बेटा नहीं हो सकता, उसी तरह से बिना तत्सम का तद्भव नहीं हो सकता। तो तद्भव, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो हुआ वो क्या कहलाया? तद्भव। किसके बाद? तत्सम के बाद। कैसे हुआ? अब फिर हम यहां पर आते हैं कि मेरे दोस्तों, यहां पर जो हमने अभी शब्द देखा था, शब्द के दो विभाग थे, एक था रचना और दूसरा था अर्थ, है ना? तो यदि तत्सम अपने रचना में परिवर्तन करके अर्थ को ज्यों का त्यों रख रहा है तो वही तत्सम तद्भव कहलाएगा। यानी जब तत्सम के स्पेलिंग्स या वर्तनी या रूप या रचना में परिवर्तन हो जाता है और अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है, तो उसी तत्सम के विकृत उच्चारण का रूप तद्भव कहलाता है। यानी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव है। किसमें बिगड़ा हुआ? वर्तनी में, उच्चारण में, स्पेलिंग में, अर्थ में नहीं। अर्थ ज्यों का त्यों बना रहेगा।
तो अब जैसे हमने यहां लिखा कारण तत्सम है, तो यहां तद्भव है, क्या हो गया कान, घृत यहां हो गया घी, दुग्ध यहां हो गया दूध, करपट यहां हो गया कपड़ा, स्नेह नेह, अक्षि आंख। अब मित्रों गौर से देखिए, तो इनके स्पेलिंग में अंतर है कि इनके वर्तनी अर्थ में। कर्ण और कान के अर्थ में अंतर है कि वर्तनी में, स्पेलिंग में? तो आप पाएंगे इनकी वर्तनी स्पेलिंग में अंतर है, ठीक है ना। तो जब तत्सम का अर्थ सुरक्षित रहते हुए तत्सम की वर्तनी बदल जाती है तो वही तत्सम तद्भव कहलाता है। जैसे कर्ण से उच्चारण बदल गया, कान हो गया, अर्थ जहां का तहां है। घृत घी, अर्थ जहां का तहां है। दुग्ध दूध, करपट कपड़ा, स्नेह नेह, अक्षि आंख, दंत दांत, द्विवर देवर, है ना। समझ में आ गया? तत्सम ही तद्भव है और तद्भव ही तत्सम है। यदि तत्सम का वर्तनी और अर्थ संस्कृत के समान है तो तत्सम, यदि तत्सम का वर्तनी बदल गई, हिंदी ज्यों का अर्थ ज्यों का त्यों है, तो वही तत्सम तद्भव। अब यहां एक सवाल आता है दोस्तों, जो पूछा भी गया है कि तद्भव और तत्सम में अंतर होता है। तद्भव और तत्सम में अंतर होता है। रूप का, अर्थ का, दोनों का कोई नहीं। ये आपको विकल्प दे दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आपसे तत्सम का तद्भव पूछे या तद्भव का तत्सम पूछे, हो सकता है दोनों में अंतर पूछ दे कि तत्सम और तद्भव में अंतर होता है, रूप का, अर्थ का, दोनों का कोई नहीं। तो रूप का अंतर होता है, अर्थ का अंतर नहीं होता, अर्थ सेम होता है। रूप केवल स्पेलिंग बदलेगा, दुग्ध दूध, देखिए स्पेलिंग बदल रहा है, वर्तनी बदल रहा है, अर्थ नहीं। यदि संस्कृत के समान शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं तो तत्सम कहलाते हैं, और यदि तत्सम के उच्चारण में कोई वर्तनी बदल रही है तो वह तत्सम तद्भव कहलाता है। इसीलिए संस्कृत तत्सम प्रधान है और हिंदी तद्भव प्रधान है। तद्भव और तत्सम समझ में आ गया गुरु? जैसे ओष्ठ ओठ, है ना, भ्रू भौह, कपाल कपार, हस्त हाथ, अंगुष्ठा अंगूठा, अंगुलिका उंगली, है ना। किसी भी वस्तु पर आप निगाह डाल करके देखिए कि वह शब्द दो रूप में आपको मिलेंगे।
एक विशुद्ध परमार्जित एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में, तो जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में आएगा वो तत्सम कहलाएगा, और जिनका प्रोनाउंसिएशन डैमेज हो गया वो तद्भव कहलाएगा। ये 2 पॉइंट आप अपना रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको तद्भव और तत्सम का अंतर समझ में आ जाए। आगे चलते हैं मेरे मित्र। अब आते हैं देशज। अब देशज को देखते हैं। अगर आप देशज को देखोगे तो देशज क्या कहेगा, इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं देश प्लस ज। देश माने क्षेत्र या अंचल, और ज माने पैदा होना या पैदा हुआ। क्षेत्र ज यानी जो शब्द क्षेत्रीय बोलियों में पैदा हुआ है ना, जो शब्द क्षेत्रीय बोलियों में पैदा हुआ वह शब्द देशज कहलाता है। जो शब्द तत्सम के बिगड़ने से पैदा हुआ वो तद्भव कहलाता है। जो शब्द संस्कृत से अपने उचित रूप और अर्थ के साथ हिंदी में आया वो तत्सम कहलाया। अब यहां पर देशज जो बोली क्षेत्र में आया उनको हम क्षेत्रीय शब्द या देशज कहते हैं। ठीक मित्रों, अब देशज और तद्भव में अंतर क्या है दोस्त, कि तद्भव का तत्सम होगा, देशज का तत्सम नहीं होगा, जान लीजिएगा। क्योंकि तद्भव का बाप तत्सम है, पर देशज अपने आप में बाप है, किसी से कन्वर्ट होकर के नहीं बना है। जैसे तद्भव तत्सम के कन्वर्जन से बना है, लेकिन देशज किसी के कन्वर्जन से नहीं बना, इसका ओरिजिन ही देशज है। जैसे हमने बोला पुत्र, ठीक है ना, हमने बोला पुत्र, अब इसका रूप बदल गया, तद्भव में क्या हो गया, पूत। लेकिन अगर देशज में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेटा। तो देखिए इसका तो ये है, पूत का तत्सम पुत्र है, पर बेटा का कोई तत्सम नहीं होता, क्योंकि एक अलग क्वालिटी, अलग वैरायटी, अलग रूप रंग और अलग ही स्वाद के शब्दों का स्वाद चखे तो होंगे ही, अलग ही स्वाद के होते हैं, ठीक है ना। स्वाद से एक याद आया मुझे कि बहुत पुराना गाना था, बहुत ही पुराना गाना। उस गाने का जो बोल था उसका अर्थ तो कहीं अलग जा रहा था, पर उस बोल का जो स्वाद था वो कहीं अलग जा रहा था। तो इनका जो है स्वाद वो बहुत ही मर्म स्पर्शी होता है, मार्मिक होता है, हृदय स्पर्शी होता है, बड़े गहराई में उतरता है, जो देशज के बोल होते हैं। अगर आप अपने बोल से संबंध रखते होंगे तो आपको उसका पता होगा। तो ये दोनों का प्रकृति अलग अलग हो गए। ठीक मित्रों, अब इसी तरह से अगर मान लो कि मैंने यहां पर लिखा वृक्ष, तद्भव में क्या हो जाएगा,
विरवा, देशज में क्या हो जाएगा? पेड़। अंतर आ रहा है दोस्तों, एक अलग ही सुनाई पड़ेंगे, ये अलग ही दिखाई पड़ते हैं, इनका स्वाद ही अलग होता है। तो जो शब्द संस्कृत के मापक के अनुसार हिंदी में है तत्सम, और जिन तत्सम का उच्चारण बिगड़ गया, अर्थ ज्यों का त्यों है तद्भव। जो शब्द क्षेत्रीय बोलियों में पैदा हुए वो देशज, ठीक है ना। अब चलते हैं विदेशज। देखो मेरे दोस्तों, जो शब्द विदेश की किसी भाषा में पैदा हुआ, हिंदी शब्दकोश के वे शब्द जो विदेश के किसी भाषा के हैं और जिस अर्थ में वे अपनी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसी अर्थ के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो हम उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा का जो पाचन शक्ति है वो बहुत ही बृहद है, विशाल है, विराट है। इसलिए विश्व के लगभग सभी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में रच बस पच गए हैं वो पच चुके हैं हिंदी भाषा में, ठीक है ना। तो जो शब्द विदेश की किसी भाषा के हैं और अपनी भाषा में वे जिस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यदि उसी अर्थ के साथ वो हिंदी में भी प्रयुक्त हो रहे हैं तो हम उनको विदेशज कहेंगे। जैसे आदमी, औरत, आमदनी, वकील, मुकदमा, स्कूल, कलम, पेन, मोबाइल, साइकिल, नमक, औलाद, कचहरी, सम्मन, बैग, कॉपी, टावर, रिक्शा, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं? विदेशज है। जैसे आदमी, औरत, नमक, आमदनी, औलाद, वकील, कचहरी, मुकदमा, सम्मन। अब यहां तक देखेंगे तो ये शब्द हैं अरबी फारसी के, ठीक है ना। अब बैग अंग्रेजी का, स्कूल अंग्रेजी का, पेन स्कूल अंग्रेजी का, कलम अरबी का, कॉपी, मोबाइल, साइकिल, टावर अंग्रेजी का, रिक्शा जापानी है, जापान का है, ठीक है ना। तो ये अब जैसे इंग्लिश में अगर ट्रेन बोलना है तो ट्रेन ही बोलेंगे, और ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी ही होगी, रेलगाड़ी जबकि संकर शब्द है, ठीक। अब इसका हिंदी रूपांतरण निकालेंगे तो क्या आएगा? लौह पथगामिनी, लौह पथ गामिनी। और अगर इसका विकृत रूप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेलगाड़िया,
या ट्रेन, ट्रेन से क्या हो जाएगी, ट्रेन 7 बजे की ट्रेन है, बम्बई जाना है, छूट जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए 4 तरह के शब्द हमारे सामने उत्पत्ति के आधार पर आए। संस्कृत में पैदा होकर हिंदी में प्रतिष्ठित होने वाले शब्द तत्सम, तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव, देशज यानी बोली क्षेत्रों से पैदा होकर के साहित्य में प्रयुक्त होना या शब्दकोश में प्रतिष्ठित होने वाले शब्द देशज, विदेशी भाषा में पैदा होकर के हिंदी में प्रतिष्ठित होने वाले शब्द विदेशज कहलाते हैं। अब एक क्वालिटी इनका और है, आइए उस पर भी हम लोग विचार कर लें, ठीक दोस्तों। और वो क्वालिटी है संकर। देखो मित्र, संकर का मतलब क्या हुआ, मिश्रण। संकर माने मिश्रण, ठीक है ना। लिख दे रहा हूं कि जब 2 विदेशी भाषाओं के शब्द जुड़कर हिंदी में एक संज्ञा या शब्द का निर्माण करते हैं तो संकर कहलाते हैं, ठीक दोस्तों। तो संकर कहलाते हैं, ओके मित्रों। जैसे ध्यान दीजिएगा, 2 विदेशी भाषाओं, अलग अलग देश की भाषाओं, अलग अलग देश के भाषाओं, तो 2 विदेशी भाषा के शब्द जब आपस में जुड़कर हिंदी के लिए किसी एक शब्द या संज्ञा का निर्माण करते हैं तो वह शब्द संकर कहलाता है। जैसे हमने यहां पर लिखा टिकट, घर। टिकट क्या है, अंग्रेजी, घर क्या है, हिंदी, ठीक है ना। तो अंग्रेजी हिंदी के लिए विदेशी है और हिंदी अंग्रेजी के लिए विदेशी है। 2 विदेशी भाषाएं हो गई, दोनों अलग अलग देश की भाषा है। इन दोनों की भाषाएं जुड़ करके एक शब्द या एक संज्ञा का निर्माण कर दिया। उसी तरह से रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी पुर्तगाली, ठीक दोस्तों। तो देखिए रेल अंग्रेजी हो गया, ये पुर्तगाली हो गए, दोनों शब्द अलग अलग है लेकिन हिंदी में एक आएंगे तो क्या कहलाएंगे, ये संकर। इसी तरह से चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, डाक खाना, रसोई घर, खतरेबुल, बेलज। अब बे देखो फारसी है, लज संस्कृत का है, लज्जा। बे फारसी का उपसर्ग है, बे माने रहित, जैसे बेहया, बेईमान, बेवकूफ, बे माने रहित। उसी से बे लज, बिना लाज का, बेहया, बिना हया, बिना लाज का। तो बेहया जो है ये तो शब्द पूरा का पूरा फारसी में चला जाएगा, लेकिन बेलज ये संकर हो जाएगा, कारण कि इसका उपसर्ग विदेशी है और लज विदेशी, यानी दोनों शब्द के पद अलग अलग देशों के भाषाओं के हैं। तो जब
जब दो विदेशी भाषाओं के शब्द जुड़कर हिंदी में एक संज्ञा या शब्द का निर्माण करते हैं तो संकर कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे चश्मा घर, अब हमारा चश्मा टूट गया तो हम कहाँ जाते हैं? चश्मा घर जाएंगे, वहां से चश्मा बनवाएंगे। तो जबकि चश्मा अरबी फारसी और घर हिंदी। बारात घर, बारात अरबी फारसी है, घर आपका हिंदी है। पेन दान, पेन अंग्रेजी है, अदान अरबी फारसी, रखने की स्थान। तो ऐसे बहुत तमाम सारे शब्द हैं मेरे दोस्त जो दो पदों से जुड़कर बने हैं और ये दोनों ही पद अलग अलग देश के भाषाओं के हैं। तो इस तरह के से संरचित जो शब्द होते हैं उनको हम संकर शब्द के कोटि में रखते हैं। संकर माने मिश्रण, मिला हुआ। कहां से मिला हुआ? विदेशी भाषाओं से। तो जब दो विदेशी भाषाओं के शब्द आपस में जुड़कर हिंदी में कोई एक शब्द का निर्माण कर देते हैं तो विदेशज कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए शब्द के हमारे उत्पत्ति हो गए, इनकी स्थितियां हो गई। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तत्सम तद्भव में पूछा जाता है। इनका आप बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 200, ये 200 तत्सम और 2 उसी का तद्भव अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि इसका क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। अब इनके कुछ लक्षण होते हैं, याद रखना। नंबर 1, तद्भव का तत्सम होना अनिवार्य है। नंबर 2, तत्सम में अर्धाक्षर होते हैं जबकि तद्भव में कभी अर्धाक्षर नहीं होंगे। ध्यान देना इस बात को। तत्सम में अर्धाक्षर होते हैं, तत्सम में कभी, तद्भव में कभी भी अर्धाक्षर हो ही नहीं सकते। जैसे हमने यहां लिखा रात्रि, तो में देखिए तो आधा है, यह हो जाएगा रात। हमने यहां लिखा द्विवर, तो 2 में देखो अर्धाक्षर हैं, देवर। कोई अंतर है? करपट, अभी आपने लिखा था ना, करपट, र आधा है, और कपड़ा, इसमें देखिए तो अर्धाक्षर तद्भव में नहीं होते। ये पहचान है। कैसे पहचानेंगे आपकी ये तत्सम है, ये तद्भव है? ठीक है ना। तीसरी चीज क्या होती है कि इनका जो उच्चारण होगा वो सरल होगा। आपके जिह्वा को उन शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में रिलैक्स फील होगा, उच्चारण में सहूलियत दिखाई पड़ेगी तद्भव में। अब तत्सम के उच्चारण में आपकी जिह्वा को अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने बोला काष्ठ, तो काष्ठ बोलने के लिए हमारी जिह्वा को अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ रहा है, और काठ, इसमें जिह्वा को आराम मिल रहा है। सौर्य ऊर्जा, सूरजा, सौर्य ऊर्जा, सूरजा। मिष्ठान्न, मिष्ठान्न, ते मिष्ठान्न, मिठाई, बोल के देख लो। जिहवा, जिहवा, जी हवा नहीं है, क्योंकि ह में हलंत है। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपके हार्ट पर उसका इफेक्ट आएगा, आघात। जी हवा, क्योंकि ह अलजिह्वा वर्ण है, पूरा ह नहीं बोलना है आपको, आधा बोलना है। जिह्वा,
जी हवा नहीं है, जिह्वा। अब इसी को हमें बोलना है जीभ, तो बोल के देखिए दोनों को। तो तत्सम के उच्चारण में हमारे जिह्वा को विशेष और विशिष्ट प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, जबकि तद्भव के उच्चारण में जिह्वा को विशिष्ट या विशेष प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तद्भव के उच्चारण में जिह्वा को रिलैक्स मिलता है। मेरे मित्रों, आपको यहां पर एक जिक्र और कर लूं, हालांकि समय की बड़ी प्रतिबद्धता है, ऑफलाइन में इन चीजों पर हम लोगों का चर्चा चलेगा। ऐसा होता क्यों है, क्यों तत्सम से तद्भव बनाया जाता है? नहीं, ये बनाया नहीं जाता, बन जाता है। तत्सम तद्भव अपने आप बन जाता है। ये एक भाषा का प्रवाह है, क्योंकि भाषा बहता नीर है, कभी स्थिर नहीं रह सकती। भाषा जैसे मानव एक विकासशील प्राणी है, उसकी संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोल चाल कभी स्थिर नहीं रहा, हमेशा सतत परिवर्तनशील है। उसी तरह से भाषा भी मनुष्य की एक इकाई है और ये भी कभी स्थिर नहीं रही। मूल प्राकृत, वैदिक, संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रांश, आवाहट, हिंदी, हिंदवी, पुरानी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, आदि 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 भाषाओं का प्रवाह चलता रहा। उसी तरह से कभी भी भाषा स्थिर नहीं होकर के उनमें परिवर्तन होता है। तो जब तत्सम अब तद्भव को देखते हैं तो एक सिद्धांत मेरे दोस्तों याद रखना, विश्व के किसी भी देश में आप जाएंगे, उस देश में बोली जाने वाली भाषा का कुल अनुपात का केवल 5% से 7% लोग ही उस भाषा के व्याकरण को जानते हैं। विश्व के किसी भी भाषा क्षेत्र में जाएंगे, उस भाषा के बोलने वाले कुल जनसंख्या के अनुपात का केवल 5 से 7% अनुपात ही उस भाषा के व्याकरण से परिचित होता है। बाकी ये जो 95% हैं, ये 95% उस भाषा का प्रयोग बिना व्याकरण के ही करते हैं। तो जिनको बिना व्याकरण का प्रयोग करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, उनके प्रोनाउंसिएशन में परिवर्तन हो जाता है। चूंकि वो परिवर्तन धीरे 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 95% लोगों में बोली जा रही है, तो उसी बिगड़े हुए रूप में ही अखबार है, मैगजीन है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है, कथोपकथन है, झगड़ा है, लड़ाई है, मार है, प्यार है, सब कुछ उसी बिगड़े हुए शब्द के आधार पर 95% होगा। और शब्द का सामर्थ्य होता कि जो शब्द हमारे आपके बीच यानी भाषाई लोगों के बीच जो शब्द जितना ही ज्यादा प्रचलित होता है, वो उतना ही जीवंत और प्राणवान माना जाता है। तो जब इसको बोलने वाले लोग 95% हो गए और इसको बोलने वाले 5% हो गए, तो यही भाषा बदल करके संस्कृत से हिंदी हो गई और ये बिगड़ा हुआ रूप तद्भव बन करके एक नए भाषा को जन्म दे दिया, जिसका नाम है हिंदी। ठीक दोस्तों, तो अब ये तत्सम जो है उच्चारण बस तद्भव बना है, क्योंकि भाषा का प्रवाह है, एक विकास। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास हमें ही